नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अमृत राय की लिखी कहानी कीचड़। सब तत्परता से अपना परिचय देने लगे। मुझे रूप किशोर सक्सेना कहते हैं। कानपुर में वकालत करता हूँ। आप लोगों की मीठी मीठी बातों के लालच में उधर से इधर चला आया। हालांकि किसी को इस सफाई की जरूरत ना थी। दूसरे साहब ने कहा, जी मेरा नाम हरबंस सिंह है। नहीं, उनके दाढ़ी नहीं है। दयाराम बत्रा की फर्म में जनरल मैनेजर हूँ। इस वक्त कलकत्ते जा रहा हूँ 20 लाख के कैपिटल से एक नया धंधा शुरू करने। तीसरे साहब ने कहा, अजी मुझे पुरुषोत्तम दास खत्री कहते हैं। यहीं दिल्ली में मेरी एक छोटी सी दुकान है, कनॉट प्लेस में ज्वेलरी की। चौथे साहब ने कहा, मैं रमन हूँ, SS रमन। नहीं, आप CV रमन से उनका रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करें। एक तो वे गलत है, दूसरे रूप किशोर साहब पहले ही ऐसा कर चुके हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि रूप किशोर साहब सब काम गलत ही करते हैं, या कोई काम गलत सिर्फ इसलिए है कि रूप किशोर साहब उसे करते हैं। ना मैं दिल्ली रहता हूँ ना कलकत्ता, यानी मैं दिल्ली में भी रहता हूँ और कलकत्ता में भी। मैं दिल्ली में होटल में जिंदगी काट रहा हूँ। साहब निरूलाज बड़ा सूरत हराम होटल है। क्यों भाई हरबंस, वे रोज बैंगन क्यों नहीं बनाता है? अब आजकल तो मटर और टमाटर के दिन है। हरबंस ने उनकी बात की तस्दीक करते हुए कहा, अब मैं भी रोज टमाटर लाने के लिए कहता हूँ, मगर वे कह देता है कि अभी बाजार में आए नहीं हैं। रमन साहब ने लाल पीले पड़ते हुए कहा, किस बाजार में जाता है साला? मुझे तो आजकल दिल्ली में सिवाय टमाटर के और कुछ नजर ही नहीं आता। मेरे बीवी बच्चे कलकत्ते में हैं। मैंने अपने बॉस से साफ कह दिया है कि मुझे महीने में 15 दिन की छुट्टी अपने बीवी बच्चों के पास रहने के लिए चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो ये रहा मेरा इस्तीफा। एक मनुष्य थकान और कांस्टेबल के चेहरे जैसी खबासत भरा घेहुआ चेहरा, जिस पर ताजगी या अकल की रोशनी नाम को नहीं है, जो लकड़ी के एक पटरे की तरह सख्त और बेजान है। गेहुआ क्लीन शेड चेहरे पर चेचक के दाग, शीतला के, जो गड्ढे की तरह नजर आते हैं। अजब बात है कि चेचक के दाग काले चेहरे से भी ज्यादा बुरे गोरे चेहरे पर नजर आते हैं। पकौड़ी की तरह नाक, मोटे मोटे होठ, पान से रचे हुए, बिल्कुल गैर मामूली होठ। जहां औरों के एक धड़कता हुआ दिल होता है, वहां इसके थलथल गोश्त का एक टुकड़ा है, जैसे एक बड़ा सा कोबरेला। उसके मुंह से सौंफ की गंध आ रही है। उसने बहुत सी सौंफ खा रखी है, जिसमें उसके मुंह से उड़ने वाली मटके भर कच्ची शराब की बदबू दब जाए। मगर नतीजा कुछ और ही होता है। दोनों के संयोग से एक तीसरी बदबू पैदा होती है, जो शराब की बदबू से भी ज्यादा बदबूदार है। रूप किशोर सक्सेना, कानपुर में वकालत करता हूँ। इतने से पता नहीं आपकी आंखों के सामने कोई तस्वीर खिंचती है या नहीं। मैं तो इतने परिचय से 1 लाख आदमियों में से कानपुर के वकील रूप किशोर सक्सेना को ढूंढ निकालूं। उस रोज ठुंडले से कानपुर तक तूफान में मेरा उनका साथ हो गया, यह बात अलग है। इसके बिना भी मैं उनको पहचानता था। इसलिए जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो मुझे उसमें कोई नयापन नहीं मालूम हुआ। जैसे मैं 20 बरस से जानता हूँ कि यही रूप किशोर सक्सेना वकील है, जैसे उनका और कोई नाम मुमकिन ही ना हो। जैसे वे रूप किशोर सक्सेना छोड़ और कुछ नहीं हो सकते, या जैसे अगर वे आदमी रूप किशोर सक्सेना नहीं तो फिर दूसरा कौन हो सकता है। कानपुर के वकील रूप किशोर सक्सेना के सर पर
ऊनी गांधी टोपी है, ऊपर धड़ पर 3.5 या 4 वर्ग इंच के चारखाने का कोट है। नीचे धड़ पर मोटे केचुए के बराबर मोटी धारियों का ढील मढाल पतलून है, जैसे एक छिपकली पतलून पहनकर चलने लगी हो, खड़े होकर सीधे। बाकी लोगों के बारे में कोई खास बात कहने को नहीं है, सिवाय इसके कि सबके सफासट चेहरे संगमरमर की तरह चिकने और सपाट नजर आ रहे हैं। इन लोगों के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही जा सकती। ये समाज के सभ्य, संभ्रांत से संभ्रांत नागरिक हैं। बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। हाँ, कुछ को इसकी तमीज नहीं भी होती। हमेशा लकदक सूट में नजर आते हैं। सिगार और सिगरेट का शौक करते हैं। मिस्टर रमन को देखिए ना, बर्मा के चुरूटों का बक्स साथ में रखते हैं। छोटी हाजिरी और बड़ी हाजिरी खाते हैं। अपने अपने घरों में आज के ज़माने में भी अच्छा आमिष और निरामिष खाना खाते हैं। सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं। अपनी बीवियों को रंगीन रंगीन रेशमी और ऊनी कपड़े पहनाकर और खुशनुमा, चाहे नकली हीरे जवाहरात से सवार कर उन्हें संग में लिए कनाट सर्कस या हजरतगंज या चौरंगी या कोलाबा में घूमते हैं। राजनीति और समाज नीति की लंबी चौड़ी व्याख्याएं करते हैं। दिलो जान से कम्युनिस्टों से नफरत करते हैं। मजदूरों को हिकारत की नज़र से देखते हैं। राह चलते भी उनसे अपना दामन बचाते रहते हैं। यानी हर तरह से वे समाज के भद्र लोग हैं। आप किसी बात के लिए उन पर उंगली नहीं उठा सकते। बलात्कार और रक्तपात और हिंसा की बात सुनकर वे कहते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। कुछ को गश आ जाता है। वे ऐसा एक भी अच्छा या बुरा काम नहीं करते। वे ऐसा एक भी काम नहीं करते जो समाज के प्रचलित मानदंडों के खिलाफ जाता हो। यह बात बिल्कुल अलग है कि छिपे छिपे वे अपनी बीवियों को सताते हैं, दूसरों की बीवियों को लिप्सा की आंखों से देखते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी अपने पुरुषार्थ से आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं, जिन्हें सुनकर शायद इक्के वाले भी कान में उंगली दे देंगे। अपने ही जैसे लोगों के दरमियान जो बिला हिचक अपने अंदर के सड़ते हुए कीचड़ को फक के साथ बाहर लाते हैं, मगर यूं सदा होठ सिए रहते हैं। काम की बात के अलावा एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकालते। पब्लिक में वैसी कोई बात अगर सुनाई पड़ जाए तो जुगुप्सा से ऐसा 3 कोने का मुंह बनाएंगे, गोया वैसी किसी बात की छाया से भी वह मीलों दूर हैं। मगर वे ही महापुरुष जब अपने दिलों के दरवाजे खोलते हैं तो अंदर की तमाम गलाजत और सड़ान बंद हवा की तरह बेतहाशा बाहर की तरफ भागती है। जिस समय इस नाटक का पर्दा उठा, बाबू रूप किशोर सक्सेना, कानपुर के वकील, सबसे अलग थलग बैठे थे, मगर इधर रमन, हरबंस सिंह और पुरुषोत्तम दास खत्री में ऐसी लुभावनी बातचीत चल रही थी कि बाबू रूप किशोर को अपनी जगह छोड़कर इन लोगों के पास आना ही पड़ा। शराब की लती आदमी जिस तरह कलवारिया की तरफ से गुजरने पर उसके भीतर घुस जाने की कोशिश शिद्दत से महसूस करता है, उसी तरह रूप किशोर के लिए यह बातचीत थी। यूं बातचीत कुछ खास ना थी। वे तीनों पहले के परिचित थे, एक ही होटल में रहते थे, वहीं सब बातें आपस में कर रहे थे। खाने की शिकायत और ऐसे एक दोस्त का जिक्र जो बड़ा यारबाश था, जो बड़ा नेक था, दोस्ती निभाना जिसे आता था, अपने से बन पड़ने वाली किसी मदद में जो कभी कंजूसी नहीं करता था, मगर जिसमें एक यही ऐप था कि वे औरतों का बुरी तरह शैदाई था। हरबंश के शब्दों में, विमेन्स आर हिज वीकनेस, उसे रुपए का मोह नहीं, इसीलिए घूस से उसे कोई सरोकार नहीं, मगर कोई खूबसूरत औरत अगर दिख गई तो फिर वे उसके पीछे जरूर भागेगा। उसी तरह जैसे कोई खूबसूरत चिड़िया दिख जाने पर बहेलिया कंपे में लासा लगाकर उसके पीछे पीछे इस पेड़ से उस पेड़ भागा भागा फिरता है, या जैसे चीतल दिख जाने पर
असली शिकारी कांधे पर बंदूक रखकर पूरे जंगल की खाक छानता फिरता है। हरबंस के उन दोस्तों के रक्त में जैसे यही शिकारी की मनोवृत्ति हो जो शिकार देखते ही जग जाती हो, और हर सुंदर स्त्री उनके लिए शिकार थी। जिसके पीछे वह न भागे ऐसा नहीं हो सकता। भागना उन्हें पड़ता ही था, क्योंकि यही उनके मन के दिंगत व्यापी निबिड़ जंगल की पुकार थी। उन्हीं के किस्से हरबंस रस ले लेकर सुना रहा था और बाकी लोग सुन रहे थे। कैसे एक बार हरबंस ऐसे वक्त चपरासी के रोकने पर भी उनके दफ्तर में घुस गया, जबकि वे साहब अपनी एग्लो इंडियन स्टेनो के संग सब अत्यंत उल्लास से खी खी हंस रहे थे। उन्हें इसमें अपनी नग्न वासना का प्रतिफलन दिखाई दे रहा था। बिना वैसी विभत्स स्थिति में पड़े वे उसका मुख भी लेना चाहते थे, और साथ ही अंदर अंदर अपने को सर्वथा पूत समझने के अहंकार को भी तिल भर ना छोड़ना चाहते थे। इस समय उन्हें लग रहा था कि ये दोनों बातें संभव है। कभी रमन और कभी खत्री हरबंस को खोद खोद कर उस घटना की तफसील सुनाने को कह रहे थे, और हरबंस भी ओढ़रदानी की तरह न केवल उन्हें उस घटना की एक से एक रस भरी तफसीलें सुना रहा था, बल्कि उन हजरत के नए नए किस्से सुना रहा था। बड़ी देर से ये संभोग क्रीड़ा चल रही थी। पहले तो बाबू रूप किशोर ने बिना बुलाए इन लोगों के पास ना आकर अपनी कुलीनता की रक्षा करनी चाहिए, किंतु आखिरकार एक क्षण ऐसा आया कि वे अपने आप को इस वार्ता में हिस्सा लेने से और न रोक सके। एग्लो इंडियन स्टेनो और हरबंस के उन दोस्तों के किस्से से बाबू रूप किशोर को ऐसे एक युवा मिल मालिक की याद आ गई, जिसका पुरुष स्टेनो से एक दिन काम न चलता था और जो लगभग हर महीने पुरानी लड़की को छुट्टी देकर इंटरव्यू के लिए नई नई लड़कियों को अपने दफ्तर में बुलाता था। सभी श्रोताओं की अंतर चेतना से एक हूक निकली, काश कि हम भी ऐसा ही कर सकते। खत्री ने पूछा, तो खूब चलता होगा टाइपिंग का काम। रूप किशोर ने खत्री की बात का लाक्षणिक अर्थ पकड़ते हुए कहा, हाँ, दिन भर में एक चिट्ठी होती है, पूरा पूरा दिन यही तय करने में चला जाता है कि वी बैक टू एक्नॉलेज ऑफ योर लेटर डेटेड लिखा जाए या योर लेटर डेटेड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। फिर हरबंस के ही चरण चिन्हों पर चलते हुए रूप किशोर ने एक दिन का वाकया खूब रस ले लेकर इशारों के साथ सुनाया, जब एक रोज वे उन नौजवान मिल मालिक के दफ्तर में ऐसे वक्त चले गए। कंपनी के कानूनी सलाहकार की हैसियत से उन्हें कहीं आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब वे एक बड़ा जरूरी खत स्टेनो के पास बैठे डिक्टेट करा रहे थे, उनके इस लतीफे का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वही खोखली हंसी और खोद खोद कर बारीकियों का पता लगाने वाले सवाल जो किस्सा कहने वाले को गंदगी के कीचड़ में और गहरे उतरने के लिए शह दे। बाबू रूप किशोर की इस कहानी को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्होंने प्रोत्साहित होकर अपनी कहानियों की जैसे बाढ़ सी लगा दी। मगर आपको उन कहानियों से वंचित ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में लुच्चों और गिरहकटों और रंडियों के दलालों की हुकूमत नहीं कायम हुई है। कभी ये बातचीत अनायास पंजाब के दंगों पर चली गई, किसी को जैसे पता ही ना चला। अब लड़कियां भगाने और बलात्कार आदि की कहानियों का दौर चल रहा था। यह प्रसंग ऐसा सरस है कि चाहे उसको दंगे से संबंध हो या ना हो, श्रोता को उसमें आनंद तो आता ही है। दंगे ने तो सिर्फ इतना किया कि इस मजे को कई हजार से गुना कर दिया। पहले कहाँ 2-4 लड़कियां उड़ाई भगाई जाती थीं और कहाँ 2-4 बलात्कार के मामले होते थे। अब 1-1.5 लाख लड़कियां भगाई गई थी और बलात्कार के मामले तो इतने हुए कि गिनती करना मुश्किल हो गया। पहले कहाँ ज़्यादातर मुसलमान गुंडे ही इस कारोबार में हातिम रहते थे, अब के हिंदुओं और सिखों ने भी बढ़ चढ़कर हाथ मारे थे और एलानिया साबित कर दिया था कि मुसलमानों, तुम यह ना समझना कि हम तुमसे घटकर हैं, हम तुमसे भी बड़े गुंडे हैं। लाखों मरने थे, मर गए, लाखों बच्चे यतीम होने थे, हो गए,
लाखों औरतों का सतीत्व नष्ट होना था, हो गया। अब तो सिर्फ उनकी कहानियां रह गई हैं, जिन्हें लोग चटखारे ले लेकर सुना रहे हैं। अचानक जैसे बाबू रूप किशोर ने सबके सिर पर ईंट दे मारी। आपको मुसलमान का भरोसा है? हरबंस ने कहा। अजी, आजकल वे लोग गांधी जी और पंडित नेहरू में भक्ति तो बहुत दिखलाते हैं। करीब करीब रोज ही किसी न किसी का बयान रहता है। रूप किशोर ने जैसे इन चीज का मखौल उड़ाते हुए कहा। अजी, उन बयानों की भी आपने भली चलाई। वह तो मरता क्या ना करता वाली बात है। हरबंस ने बहुत हल्का सा विरोध करते हुए कहा। मगर तो भी, रूप किशोर ने कूटनीतिज्ञ की सी हंसी हंसते हुए कहा। नहीं भाई, वे बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। और फिर बहुत जोर के साथ जैसे अपनी बात पर वजन देते हुए कहा। मुझे तो इसमें शक ही नहीं नजर आता कि मुसलमान कभी हिंदुस्तान के प्रति सच्चा हो ही नहीं सकता। पुरुषोत्तम दास खत्री ने तो खामोशी के साथ हवा का रुख पहचानते हुए बैठे थे। कहा, तो मारे जाएंगे साले। आपको मालूम है दिल्ली में हमने क्या किया है? सब लोग जैसे मुंह खोलकर खत्री की घोषणा का इंतजार करने लगे। खत्री भी अपनी बात का असर और भी गहरे उतारने के ख्याल से कोई 30 सेकंड के लिए खामोश रहे। फिर इंद्र के से गुरु गंभीर स्वर में अंतरिक्ष को जैसे एक पर्वताकार नगाड़े से निनादित करते हुए बोले। दिल्ली में अब मुसलमानों की शक्ल नहीं दिखाई देती, और अगर कहीं दिखाई देती है तो वहीं जामा मस्जिद के आसपास, जहां वह अपने दड़बे में घुसा बैठा रहता है। चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई है। इतना कहकर खत्री फिर कुशल वक्ता के समान चुप हो गई। 30 सेकंड के अंतराल पर मंत्रमुग्ध श्रोताओं, मुख्यतः बाबू रूप किशोर को पूरी तरह अपने हाथ में करते हुए बोले। सिख को देखकर तो अब मुसलमान की बोटी कांपती है। हरबंस सिंह ने इसको अपनी प्रछन्न प्रशंसा के रूप में ग्रहण किया और भीतर ही भीतर फूलकर कुप्पा होते हुए कहा। सच पूछिए तो पूर्वी पंजाब में भी कुछ कम नहीं हुआ है। अजी, अखबार में आने नहीं दिया हम लोगों ने। लोगों का ख्याल है कि 3 और 2 का रेशो होगा। बाबू रूप किशोर ने इस भाषा को ना समझते हुए पूछा। क्या मतलब? अब तो खत्री को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि रूप किशोर सख्त गावदुम आदमी है। उसे पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। शायद यह अब भी उसे पुराने ख्याल में पड़ा हुआ है कि मुसलमान बड़ा मार तीखा होता है और हिंदू निरान पिटनचंद। अजीब जमाने लद गए, अब तो मुसलमानों को लेने के देने पड़ते हैं। तभी हरबंस ने कहा, 3 मुसलमान और 2 हिंदू। बाबू रूप किशोर ने आश्चर्य से कहा, अच्छा? और विस्फारित नेत्रों से इन देवदूतों को निहारा जिन्होंने ये सुख संवाद उसे सुनाया। उसे अपने भीतर स्वर्गिक सुख और शांति का परावार उमड़ता सा प्रतीत हुआ। करीब था कि अजहद खुशी के मारे उसे फिट आ जाता, मगर उसने अपने को काबू में कर लिया और दबे से स्वर में, मगर जैसे विश्वास ना करते हुए, इतनी बड़ी बात थी यह, कोई इस पर सहसा विश्वास कर भी कैसे लेता। कहा, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो क्या मैं सचमुच यह समझूं कि पंजाब में ज्यादा मुसट्टे ही मारे गए हैं? भावावेश के कारण रूप किशोर का स्वर धीमा और कुछ भर्रा सा गया था। खत्री ने कहा, इसमें ताजुब की बात क्या है? हिंदू भी अब किसी से किसी मामले में 19 नहीं 20 भले ही हों। मैं तो बस दिल्ली की बात जानता हूँ, जिस दिल्ली में उनके पुरखों ने 8-9 साल तक राज किया। उसी दिल्ली में आज उनकी क्या गत बना दी गई है। कभी दिल्ली आइए तो दिखलाऊं। इन समाचारों ने बाबू रूप किशोर की वाणी छीन ली थी। उनके भीतर इस वक्त खुशी के मारे ऐसी हलचल मची हुई थी कि उन्हें लग रहा था मानो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई हो। तब बाबू रूप किशोर ने एक इतिहासकार की सी भंगिमा में कहा, तब तो इसका मतलब है कि अगर गांधी जी ने दिल्ली पहुंचकर रोकथाम ना की होती तो? हरबंस, एक साला मुसल्ला बचकर न जाता, सबकी यहीं कब्र बना दी जाती। और वह मुस्कुराया।
खत्री ने प्रतिवाद सा करते हुए कहा। भाई मगर कांग्रेस और गांधी जी को दुनिया पर भी तो नजर रखनी पड़ती है। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल हमसे आपसे ज्यादा अक्लमंद है। हम आप तो महज एक बात देखते हैं, उन्हें इस बात की भी तो फिक्र है कि दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी ना हो। भाई यकीन नहीं होता। इस पर रूप किशोर ने नाटकीय ढंग से क्रोध का प्रदर्शन करते हुए कहा। उन्हें जितनी फिक्र हिंदुस्तान की बदनामी की है, उतनी ही अगर इस बात की होती कि उन मलेच्छों ने हमारी बहू बेटियों के संग क्या क्या कर्म किए हैं। खत्री ने कहा, यह ना समझिए कि उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है। इंडियन यूनियन गौर से देखिए तो इस मामले में भी पाकिस्तान से पीछे नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि यहाँ पर सब काम डिप्लोमेटिक ढंग से होता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहकर खत्री ने उपस्थित सभी लोगों को लक्ष्य करके हल्के से आंख मारी और तत्काल सबने उनकी बातों को हृदयगम कर लिया। गांधी जी और पंडित नेहरू के शांति अभियान का रहस्य भी अब इन दूरदर्शी संजयों की समझ में आ गया था। रूप किशोर को अब अगर हैरानी किसी बात की थी तो यह कि इतनी सीधी सी बात उनकी समझ में क्यों नहीं आई थी। इधर हरबंस अपने घाव पर मलहम लगा रहा था। रूप किशोर की बात से उसे बड़ी चोट लगी थी। उसको बराबर यही लग रहा था कि मुसलमानों द्वारा हिंदू और सिख बहु बेटियों के सतीत्व भंग की बात जैसे स्वयं उसको हरबंस को लजवाने के लिए कही गई है। छी छी, लानत है तुम पर और तुम्हारी मर्दुमी पर। बड़े सिख बनते हो। मुसलमानों ने तुम्हारी बहु बेटियों के संग क्या क्या कर डाला और तुमसे कुछ करते धरते ना बना। छी छी छी, तुम भी कोई आदमी हो। आखिरकार हरबंस ने जैसे शिकायत के लहजे में कह ही तो दिया। करने को हमने भी कुछ कम नहीं किया मिस्टर रूप किशोर। हाँ, उसकी पब्लिसिटी ना हो यह और बात है। फिर हरबंस ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए पूर्वी पंजाब की उड़ाई हुई मुसलमान लड़कियों के एक से एक मद भरे किस्से सुनाने शुरू किए। कैसे कैसे उन्हें उड़ाया गया, कैसे उन्हें 15-15, 20-20 की तादाद में एक एक मकान में रखा गया, कैसे कुछ दिनों के लिए वहां सैकड़ों चकले आबाद हो गए, कैसी कैसी हसीन और कमसीन छोकरियां उनमें थी, कैसे हिंदुओं और सिखों के गिरह उन पर टूटते थे, कैसे उनमें से कुछ जो बगावत करने की कोशिश करती थी उनके सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, और कैसे आगे पीछे उन्हें भी जहन्नुम रसीद किया जाता था, जो अपनी जवानी के पूरे उभार के साथ खामोशी से किस्सा कहने वाले और सुनने वाले एक अजीब वहशियाना रोशनी से चमक रही थी। सुना है अगले साल से कलकत्ते के जू में एक नया जानवर आने वाला है। उसके रूप रंग के बारे में अभी कोई तफसील किसी अखबार में नहीं निकली है, मगर मुझे लगता है कि मैंने उस जानवर को जरूर कहीं देखा है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।